हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी से मिलने के लिए जाता है, वहाँ पे कुछ गुंडे आके फिर वांगजी पे हमला कर देते हैं। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, विंग फिर उन्हें लेके हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वांगजी के बचने के चांसेस बहुत कम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। चेन जो कि आईसीयू के आगे ही खड़े होते हैं और वो उधर ही देख रहे होते हैं। उनकी आंखों से आंसू नॉन स्टॉप बह रहे होते हैं। चैंग सिचेन को कब से शांत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिचेन शांत नहीं हो रहे होते हैं। वो सिर्फ उधर आईसीयू की तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। चैंग ही देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो भी सिचेन को ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकता, उसे भी बहुत बुरा लग रहा है और उसने शांत कराने की भी कोशिश की है, लेकिन सिचेन शांत नहीं हो रहे होते हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। चैंग सिचेन को इतना रोता हुआ देखता है तो फिर वो आगे जाता है और वहाँ से एक पानी की बोतल लेके आता है। वो पानी लेके सिचेन के पास आता है और उन्हें देते हुए बोलता है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। सिचेन फिर चैंग की तरफ देखते हैं और फिर मना कर देते हैं। तो चैंग बोलता है, देखिए मिस्टर सिचेन, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी फैमिली को कौन संभालेगा? आप इतने समझदार हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वांगजी को कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स वांगजी को ठीक कर देंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। सिचेन चैंग की बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लग जाते हैं। चैंग सिचेन के आंसू को देखता है तो उसे भी हर्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो भी एक भाई है और एक भाई का दर्द क्या होता है चैंग अच्छे तरीके से जानता है। सिचेन जो कि अब कुछ नहीं बोल रहे होता है, वो चुप ही होता है। तो चैंग बोलता है, देखिए मिस्टर सिचेन, मुझे पता है कि आप अभी बहुत परेशान हैं, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपके इतने परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में फिर वांगजी को ही ज़्यादा परेशानी होगी। अगर उन्हें पता चला कि आप उनके लिए इतने परेशान थे तो उसे भी बुरा लगेगा। आप प्लीज़ खुद को संभालिए, वांगजी को कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर्स है ना, आप डॉक्टर्स पे भरोसा कीजिए। सिचेन चैंग की बात सुनते हैं, फिर उसकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं, मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। माना वांगजी और मेरे बीच में कभी ज़्यादा बात नहीं हुई है, हम दोनों ने बहुत कम बातें की है, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। वो बचपन से ही अलग रहा है, उसने कभी किसी से बात नहीं की है, लेकिन मुझे कभी इससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उसे देख के ही खुश हो जाता था। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आज उसकी ऐसी हालत देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आज मैं खुद को बहुत ही लाचार समझ रहा हूँ, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे मेरा भाई ठीक चाहिए, मैं अपने वांगजी को ऐसा नहीं देख सकता। सिचेन इतना बोलते हैं तो फिर से रोने लग जाता है। चैंग फिर उस बोतल को साइड में रखता है और सिचेन को जाके हग कर लेता है, क्योंकि चैंग भी बहुत इमोशनल हो गया था ये सारी बातें सुन के। वो सिचेन को हग करता है और बोलता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वांगजी को कुछ भी नहीं होगा, ये आप भरोसा रखिए। मेरा दिल कहता है कि वांगजी ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। सिचेन जो कि चैंग के हक करने पे वो और भी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। सिचेन उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिचेन शांत नहीं हो रहे हो तो नॉन स्टॉप रो रहे होते हैं। चैंग फिर हक ब्रेक करता है और सिचेन का हाथ पकड़ के उन्हें ले जाके एक चेयर पे बिठाता है और बोलता है, देखिए आपके रोने से अगर कुछ होता तो फिर डॉक्टर्स का क्या काम, आपके रोने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अभी आपके फादर भी आ रहे हैं, अगर वो आपको ऐसा देखेंगे तो फिर उन्हें कौन संभालेगा। आपको अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग रहना होगा, आप घर के बड़े बेटे हैं। सिचेन चैंग की बात सुन के फिर उसकी तरफ देखते हैं तो चैंग बोलता है, प्लीज़ मेरे खातिर मेरी बात मानिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिचेन फिर हाँ में सिर हिलाते हैं। चैंग फिर उस बोतल को वापस लेके आता है और सिचेन को देते हुए बोलता है, ये लो, इसे थोड़ा सा पी लो। सिचेन फिर बोतल की तरफ देखता है। चैंग उस बोतल के ढक्कन को ओपन करता है और बोलता है, थोड़ा सा। सिचेन फिर उस बोतल को लेके पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद चैंग फिर उस बोतल को ले लेता है और बोलता है, ट्रस्ट मी, वांगजी को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा दिल कहता है, वांगजी ठीक हो जाएंगे। सिचेन फिर चैंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या सच में चैंग, मेरा भाई ठीक हो जाएगा? चैंग सिचेन की ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि पहली बार सिचेन ने उससे उसके नाम से बुलाया है। वो आज तक मिस्टर चैंग या फिर मिस्टर जियांग बोल के ही संबोधित करते थे। आज पहली बार सिचेन ने
उसका नाम लिया है। वो फिर सिचेन के चेहरे पे देखने लग जाता है। सिचेन फिर अपने हाथ से चैंग का हाथ पकड़ लेते और बोलते, बोलो ना, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं, ये डॉक्टर जो कह रहे थे वो सच नहीं होगा ना। चैंग फिर हाँ में सिर हिलाता और बोलता, हाँ बिल्कुल, वांग जी ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा दिल कहता है, वांग जी को कुछ भी नहीं होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिचेन फिर एक छोटी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मुझे मेरा भाई ठीक चाहिए, मेरा भाई ठीक हो जाए और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चैंग भी फिर सिचेन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और बोलता है, वांग जी ठीक हो जाएंगे, आप देखना, आप बस थोड़ा खुद को शांत रखो और भरोसा रखो, वांग जी को कुछ भी नहीं होगा। सिचेन फिर हाँ में सिर हिलाते हैं। जब तक वहाँ पर लैन किरण आता है। लैन किरण जो कि खुद भी बहुत ही परेशान होकर दौड़ते हुए ही आ रहे होते हैं। वो फिर सिचेन को देखते हैं तो फिर उसके पास आते हुए बोलते हैं, सिचेन क्या हुआ है वांग जी को। सिचेन अपने डैड की आवाज़ सुन के फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने डैड को हक करते हुए बोलते हैं, डैड, वांग जी देखो ना, वांग जी यहाँ पे उसे बहुत चोट लगी है। किरण फिर सिचेन की बात सुन के उसे हक बैक करते हुए उसे शांत कराते हुए बोलते हैं, लेकिन उसे हुआ क्या है, वो यहाँ पे क्यों है। सिचेन जो कि अपने डैड के गले लग के फिर रोने लग जाते हैं। तो किरण बोलते हैं, सिचेन मुझे जवाब दो, वांग जी यहाँ पे क्यों हैं, उसके साथ क्या हुआ है। सिचेन फिर आग ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, डैड मुझे खुद को कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना बताया गया कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया है। किरण ये बात सुन के फिर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, हमला। तो सिचेन बोलता है, हाँ, विंग उसके साथ था, विंग उससे मिलने के लिए गया था और उसने बोला है कि वहाँ पे कुछ लोग आके वांग जी पे हमला कर दिए। तो किरण बोलते हैं, वांग जी पे हमला, लेकिन वांग जी की किसी से क्या दुश्मनी, वो तो किसी से बात भी नहीं करता और हमारी भी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो फिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है जो हमारे वांग जी पे हमला कर सकता है। तो सिचेन बोलते हैं, डैड मुझे नहीं पता, मैं खुद इस बात को लेके बहुत परेशान हूँ कि वांग जी की किसी से क्या दुश्मनी। वांग जी ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो कभी किसी से बात तक नहीं करता, फिर ऐसे में उस पर हमला, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। तो किरण बोलते हैं, क्या तुमने पुलिस में कंप्लेन की। तो सिचेन बोलते हैं, हाँ डैड, मैंने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन पुलिस बोल रहे हैं कि जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं ले लेते तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लैन किरण ये बात सुन के फिर गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, ये क्या बात हुई, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे बेटे को इतनी चोट आई है, वो यहाँ पे भर्ती है और ऐसे में वो कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, ये कैसे बोल सकते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, डैड मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। सिचेन ये बोल रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। तो किरण बोलते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, जिस किसी ने भी मेरे बेटे के साथ ये किया है ना, वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। अगर मुझे पता चल गया कि वो कौन है तो मैं उसे अपने हाथों से ही सजा दूंगा, मैं फिर पुलिस के पास नहीं जाऊँगा। ऐसा कौन कर सकता है, कौन है जो मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाना चाहता है। लैन किरण जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनल भी है, उनकी आंखों में भी आंसू है, लेकिन साथ साथ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी जिसका घर में किसी से खास कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की है, ना अपने डैड से और ना अपने बड़े भाई से। अगर वो किसी से थोड़ी बहुत साथ में रहे हैं तो वो है उनकी मॉम। एक उनकी मॉम ही है जो वांग जी के बिन कहे अनकहे शब्दों को भी वो समझ जाती है। वो वांग जी के बिना बोले ही समझ जाती है कि वांग जी के दिल में क्या चल रहा है। वांग जी सबसे ज़्यादा कनेक्टेड अपने मॉम से है और लैनी भी अपने बेटे वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसके अलावा लैन किरण और लैन सिचेन ये भी वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लैन किरण फिर जियांग चेंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर चेंग, क्या आपको कुछ पता है। चेंग फिर नामे से हिलाता और बोलता है, नहीं सर, मुझे भी कुछ नहीं पता, वो मुझे विंग ने यहाँ कॉल करके बुलाया, वो भी अभी होश में नहीं है, वो भी बेहोश हो गया, लेकिन उसने बेहोश होने से पहले इतना ही बोला था कि वो वांग जी से मिलने के लिए गया था और वहाँ पे कुछ गुंडे आके फिर वांग जी पे हमला कर दिए। लैन किरण चैंग की ये बात सुन के फिर वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि लैंस का कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहा है, उनके नज़र में तो नहीं रहा है, उन्होंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन अगर कोई उनसे रखता हो तो फिर लैन किरण को नहीं पता। और यही बात वो सोच रहे होते हैं कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो कि वांग जी पे हमला कर सकता है। वो फिर इतना सोचने में लग जाते हैं, वो काफ़ी देर तक सोचते हैं और बोलते हैं,
नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की है। फिर ऐसा कौन कर सकता है? कौन है जो हमारे बेटे से नई दुश्मनी पाल रहा है? ऐसा करने की हिम्मत कर कौन रहा है? सिचेन फिर अपने डैड का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, डैड ये सब छोड़ो, पर अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि वांग जी के बचने के चांसेस कम है। ये बात सुन के किरण तो बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं, क्या? तो सिचेन बोलते हैं, हाँ डैड, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, हमारा वांग जी ठीक तो हो जाएगा ना? लैन किरण जिसके अब आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकता है? उसे कुछ भी नहीं होगा, देखना मेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर्स कहाँ पे हैं? सिचेन फिर डैड की तरफ देखते हुए बोलते हैं, डैड डॉक्टर अभी वांग जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आईसीयू में है। किरण फिर आईसीयू की तरफ देखते हैं और उसके डोर के पास चले जाते हैं। वो वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चैंग बोलता है, सर आप प्लीज़ परेशान मत होइए, वांग जी ठीक हो जाएंगे, हमें डॉक्टर का वेट करना चाहिए, डॉक्टर आके हमें खुद बता देगा, लेकिन प्लीज़ अभी खुद को संभालिए, आप खुद को इतना परेशान मत कीजिए। लैन किरण फिर चैंग की तरफ देखते हैं तो चैंग बोलता है, प्लीज़ सर खुद को संभालिए। वो इतना बोल के फिर लैन किरण को भी पकड़ता है और फिर वहाँ उनको एक चेयर पे बिठाते हुए बोलता है, आप यहीं पे बैठिए, मैं ज़रा अभी आता हूँ। लैन किरण जो कि अभी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं वो फिर चुपचाप वहीं पे बैठ जाते हैं। चैंग फिर वहाँ से जाता है, वो अपने भाई के पास चला जाता है। विंग जो कि अभी भी एक बेड पे लेटा हुआ होता है एक वार्ड के अंदर। चैंग फिर वहाँ जाता है और विंग को देखता है, विंग अभी भी बेहोश ही है। वो फिर वहाँ पे एक नर्स को देखता है और बोलता है, सिस्टर मेरे भाई को होश कब आएगा, वो ऐसे बेहोश क्यों है? वो नर्स फिर चैंग की तरफ देखती है और बोलती है, सर आपके भाई को स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गया है, उसे कुछ घंटों में होश आ जाएगा, हमने उसे एक इंजेक्शन दिया है, वो इंजेक्शन अपना काम कर रहा है, वो 1-2 घंटे में होश में आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। चैंग फिर हाँ में सिर हिलाता है और उसे थैंक यू बोलता है। वो सिस्टर भी फिर अपने सर को झुका के वहाँ से चली जाती है, सर को हिला के चली जाती है। सिस्टर के चले जाने के बाद चैंग फिर अपने भाई की तरफ देखता है। वो वहाँ पे जाके एक स्टूल को लेता है और उस पर बैठ जाता है और बैठ के फिर विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, विंग प्लीज़ होश में आ जाओ भाई, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मुझसे बात करो, तुम मुझे बहुत डरा रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, प्लीज़ उठो, तुम होश में आओ। वो इतना बोलता है फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है क्योंकि वो तो अपने विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। विंग उसके लिए उसका दोस्त, उसका भाई, उसकी जान है। वो अपने भाई विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपने विंग को ऐसा बेहोश देख रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो फिर अपने आंसू को पोंछता है और बोलता है, विंग प्लीज़ उठो, तुम्हें पता है ना अगर अपनी प्रिंसेस को पता चला तो वो कितनी परेशान हो जाएगी, प्लीज़ प्रिंसेस के लिए उठ जाओ भाई प्लीज़, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, उठो। वो इतना बोल रहा होता है, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। जब तक वहाँ पे दौड़ता हुआ याओ आता है। वो वहाँ आता है और चैंग को देखते हुए बोलता है, चैंग याओ की आवाज़ सुनता है, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। याओ फिर दौड़ के चैंग के पास आता है और बोलता है, विंग को क्या हुआ? चैंग फिर याओ को देख के फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, विंग देखो ना बेहोश हो गया और वो होश में नहीं आ रहा है। तो याओ बोलता है, वो बेहोश हो गया लेकिन कैसे, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो चैंग बोलता है, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं यहाँ पे विंग के कॉल करने पे आया क्योंकि वो वांग जी को लेके यहाँ पे आया था और खुद यहाँ पे बेहोश हो गया। मैंग भी सुनता है, फिर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वांग जी को? तो चैंग बोलता है, हाँ किसी ने वांग जी पे हमला किया है, विंग उस समय उसी के साथ था और वही वांग जी को यहाँ पे लेके आया, वो उसे एडमिट करा के और खुद बेहोश हो गया। या फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी पे हमला? लेकिन वांग जी पे हमला कौन कर सकता है? तो चैंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं कौन सा वहाँ पे था, पुलिस भी अभी कुछ तहकीकात नहीं कर रही, उन्हें भी स्टेटमेंट लेना है और वो विंग का स्टेटमेंट लेना चाहती है, लेकिन विंग तो यहाँ पे बेहोश पड़ा है। या फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन विंग को क्या हुआ है, वो यहाँ पे ऐसे क्यों सोया हुआ है? तो चैंग बोलता है, मुझे नहीं पता, उसने डॉक्टर की बात सुनी और फिर वो बेहोश हो गया, मुझे लगता है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। तो मैंग बोलता, हाँ लेकिन क्या डॉक्टर ने इसे चेक किया, ये कब तक ठीक होगा, ये कब होश में आएगा? चैंग फिर मैंग की तरफ देखता है और बोलता है, डॉक्टर्स का कहना है कि 2-3 घंटे में होश में आ जाएगा, ये स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुआ है।
या फिर अब कुछ नहीं बोलता है और फिर वो थोड़ा आगे आता है और वो जिस स्टूल पे चैंग बैठा था उस स्टूल पे बैठ जाता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, यार उठो, तुम ऐसे सो क्यों सकते हो, तुम्हें ये क्या मजाक चल रहा है, तुम यहाँ पे सोने के लिए आए हो, ये कोई सोने की जगह है विंग, उठो ना, तुम ऐसे सो क्यों रहे हो। चैंग वहाँ पे खड़ा है, याओ की बातें सुन रहा होता है। फिर चैंग के दिमाग को कुछ हिट करता है और बोलता है, याओ तुम्हें कैसे पता कि मैं और विंग यहाँ हॉस्पिटल में हैं। चैंग की बात सुन के फिर याओ उसकी तरफ देखता है और वो सोच में पड़ जाता है। तो चैंग बोलता है, मैंने तो किसी को नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि विंग और मैं यहाँ हॉस्पिटल में हैं। चैंग फिर याओ फिर सोच में पड़ जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। वो थोड़ी देर चुप रहता है और बोलता है, अरे मैंने तुम्हें निकलते देखा था ऑफिस से, तुम बहुत ही जल्दबाजी में निकले थे, फिर मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल गए हो। तो चैंग बोलता है, लेकिन मैंने तो किसी को बोला ही नहीं, मेरे पास तो विंग का कॉल आते ही फिर मैं यहाँ आ गया। तो याओ फिर स्माइल करता है और बोलता है, चैंग तुम बहुत परेशान थे, तुम्हें याद नहीं, तुमने अपने पीओ को बोला था, तुम्हारे पीओ को तुम बोल के निकले थे, और जब तुम ऐसे जल्दबाजी में निकले तो फिर मैंने भी तुम्हारे पीए से पूछा तो उसने बोला कि तुम हॉस्पिटल के लिए आए हो, और ये सुनने के बाद फिर मैं भी सोचने पड़ गया कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, इसलिए फिर मैं भी देखने के लिए यहाँ आ गया। चैंग याओ की बात सुनता है और फिर हाँ में सर हिला देता और बोलता है, ठीक है, हो सकता है, मैं इतना ना परेशान था कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं विंग के कॉल आते ही मैं बहुत परेशान हो गया और फिर मैं जल्दबाजी में यहाँ आ गया। खैर कोई बात नहीं, अच्छा किया जो तुम यहाँ पे आ गए, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उधर वांग जी की हालत बहुत क्रिटिकल है और इधर विंग जो कि बेहोश पड़ा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। या फिर अपने स्टूल से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, वांग जी, डॉक्टर का क्या कहना है, वांग जी क्या ठीक हो जाएंगे। तो चैंग बोलता है, अभी कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर बोल रहे हैं कि वांग जी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और उनके बचने के चांसेस भी बहुत कम है। याओ ये सुन के फिर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या। तो चैंग बोलता है, हाँ, उसका भाई और उसके पिता दोनों ही बहुत परेशान हैं, वो दोनों भी वहाँ बाहर बैठे हैं। याओ तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे विंग का ख्याल रखो, अगर उसे होश आए तो फिर मुझे बुला देना, मैं वहाँ पे थोड़ा उनसे मिल के आता हूँ। याओ भी फिर हाँ में सर हिलाता बोलता है, ठीक है चैंग, तुम वहाँ जाओ, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। चैंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है और फिर वो बाहर चला जाता है। वो बाहर जाके देखता है लैन किरण और लैन सीजन वहाँ पे चुपचाप बैठे होते हैं और वो बहुत ही परेशान दिख रहे होते हैं। चैंग उनको देख के फिर उनकी तरफ आने लगता है जब तक आईसीयू से डॉक्टर बाहर आते हैं। चैंग डॉक्टर को देखता है तो फिर वो फटाफट डॉक्टर के पास चला जाता है। इधर सिचेन और किरण भी उठ के खड़े हो जाते हैं और वो भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सिचेन डॉक्टर को देखता है और बोलता है, डॉक्टर मेरा भाई कैसा है, क्या वो अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन उनका इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हुआ है, ऐसे में हम कुछ कह नहीं सकते, अब बस यही हो सकता है 24 घंटे बाद ही हमें कुछ पता चलेगा, जब तक वो होश में नहीं आ जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। 24 घंटे तक हम वेट करेंगे, अगर 24 घंटे में उन्हें होश आ गया तो फिर वो खतरे से बाहर है, और अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो फिर वो कोमा में चले जाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुन के लैन किरण और लैन सीजन तो पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। तो चैंग बोलता है, बट डॉक्टर क्या वो कुछ नहीं हो सकता, क्या वो अभी खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर फिर चैंग की तरफ देखता और बोलता है, देखिए मिस्टर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। मुझे बस यही लगता है कि एक बार वो होश में आ जाए, उनके कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, अब बस आप लोग दुआ कीजिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए। अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश आ गया फिर वो खतरे से बाहर है, और अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो फिर वो शायद कोमा में चले जाएंगे। चैंग भी डॉक्टर की बात सुन के फिर वो भी शॉक हो जाता है, वो भी फिर डॉक्टर की तरफ देखने लग जाता है। तो डॉक्टर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, वो ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर के वहाँ से चले जाने के बाद सिचेन फिर अपने डैड की तरफ देखता है। लैन किरण जो कि खुद भी बहुत परेशान है, वो भी फिर वहाँ जाके चेयर पे बैठ जाता है। ये कैसे हो सकता है, मेरा वांग जी को कुछ नहीं हो सकता, मेरा वांग जी ठीक हो जाएगा, हाँ मेरे वांग जी को कुछ भी नहीं होगा, मेरा वांग जी बहुत स्ट्रांग है, वो जल्दी से होश में आ जाएगा, हाँ मेरा वांग जी होश में आ जाएगा। वो ऐसा बोलता है और फिर वापस आईसीयू के पास चला जाता है। वो आईसीयू के पास जाके फिर उसके डोर को ओपन करने वाले होते हैं, जब तक वहाँ पे एक नर्स आती है और बोलती है, सॉरी सर, आप अभी नहीं मिल सकते, जब तक हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट नहीं कर देंगे तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते।
तो लैन किरण बोलते हैं बट मैं उसका फादर हूँ, मुझे तो मिलने दो, मैं थोड़ी देर उसको देखना चाहता हूँ, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो नर्स बोलती है सॉरी सर, अभी हम आपको मिलने नहीं दे सकते, आप उनसे बाद में मिल लीजिएगा, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो नर्स ऐसा बोल के फिर वो उस डोर को वापस बंद कर देती है और पर्दे को फिर वापस लगा देती है। लैन किरण जो कि अब उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, वो फिर वहाँ पे खड़े रोते रह जाता है। चैंग फिर उनके पास जाता है और बोलता है सर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वांग जी को होश आ जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप प्लीज़ भरोसा रखिए। लैन किरण चैंग की बातें सुन के फिर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे पता है मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, मेरा बेटा होश में आ जाएगा, मुझे ये बात अच्छे से पता है, मेरा वांग जी बहुत स्ट्रांग है। चैंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है। वो फिर शिचेन की तरफ देखता है, शिचेन भी जो कि बहुत ही परेशान दिख रहा होता है। तो चैंग फिर उसके पास जाता है और बोलता है मिस्टर शिचेन आप अपने डैड का ख्याल रखिए, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शिचेन भी चैंग की बात सुन के फिर हाँ में सर हिलाता है और वो जाके अपने डैड के पास बैठ जाता है। उधर चैंग फिर साइड में चला जाता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये लोग फिर वहाँ पे बैठे काफ़ी देर तक वेट करते हैं और वो वेट कर रहे हैं कि वांग जी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाए। तो फिर वो जाके एक बार वांग जी को देखे। ऐसे ही 2 घंटे निकल जाते हैं। चैंग जो कि अब विंग के पास बैठा है उसके होश में आने का वेट कर रहा है। 2 घंटे निकल चुके हैं लेकिन विंग अभी भी होश में नहीं आया और चैंग इस बात से बहुत परेशान है। वो अपने भाई को ऐसे बेहोश नहीं देख सकता। वो विंग के फेस पे देख रहा होता है और बोलता है विंग प्लीज़ होश में आ जाओ भाई, अब 2 घंटे हो चुके हैं, तुम कब तक ऐसे सोते रहोगे। विंग जो कि बेड पे पड़ा है और अभी भी बेहोश है। विंग फिर एक सपना देखता है कि वो और लैंजन एक साथ होते हैं और कोई आके लैंजन को एक खाई में धक्का दे देता है। विंग ये देखता है तो फिर जोर से लैंजन का नाम लेके चिल्लाता है और वो लैंजन का नाम लेके ही फिर उठ जाता है। चैंग विंग की आवाज़ सुनता है, फिर उसकी तरफ देखता है। विंग जिसने लैंजन का नाम बहुत ही ज़ोर से लिया होता है और फिर उसका नाम लेते ही वो अपनी आंखें खोल देता है। चैंग विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है। चैंग फिर विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है विंग तुम होश में आ गए। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और बोलता है लैंजन, मेरा लैंजन का है, मुझे मेरे लैंजन से मिलना है। चैंग विंग की बात सुन के फिर थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि लैंजन कौन है। वो विंग को देखता है और बोलता है विंग ये तुम क्या बोल रहे हो, कौन लैंजन, तुम किसकी बात कर रहे हो। विंग फिर फटाफट उठ के बैठ जाता है और बोलता है हटो चैंग, मुझे मेरे लैंजन से मिलना है, मेरा लैंजन कहाँ पे है। चैंग विंग को ऐसे देखता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है वो फिर जल्दबाजी में उठ के खड़ा होने लग जाता है। चैंग भी उठ के खड़ा होता है और विंग को पकड़ते हुए बोलता है विंग तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम किसकी बात कर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और बोलता है हटो, मुझे लैंजन के पास जाना है, लैंजन को मेरी ज़रूरत है, वो मुझे बुला रहा है। चैंग जी से सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो विंग को ऐसा देख रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो फिर विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ता है और उसे झंझोड़ते हुए बोलता है विंग होश में आओ, ये तुम क्या बोल रहे हो। चैंग जब विंग को ऐसे झंझोड़ता है तो फिर चैंग के फेस पे देखता है और फिर चुप हो जाता है। चैंग फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग तुम्हें क्या हुआ है भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो, कौन लैंजन, तुम किसकी बात कर रहे हो। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और फिर चुप हो जाता है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। चैंग विंग को ऐसा देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो फिर विंग को हक करता है और बोलता है क्या बात है विंग, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, मैं यहाँ पे हूँ ना तुम्हारे पास। वो विंग को हक किए हुए फिर ऐसा बोल रहा होता है। विंग जो कि चैंग के गले लग के फिर रोना शुरू कर देता है। चैंग विंग को ऐसा देखता है तो फिर उसे शांत कराता है और बोलता है विंग तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। वो विंग को ऐसे शांत करा रहा होता है। विंग जो कि नॉन स्टॉप रो ही रहा होता है। विंग 5 मिनट तक ऐसे ही गले लग के रोता रहता है। चैंग फिर उसे शांत कराता है और हक ब्रेक करते हुए बोलता है विंग क्या बात है, तुम क्या बोल रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आओ तुम। वो ऐसा बोल के फिर विंग को वापस बेड पे बिठाता और बोलता है विंग मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है तुम्हें। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और बोलता है चैंग वांग जी कैसा है। चैंग विंग की तरफ देखता है और बोलता है वांग जी ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कैसे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, ये लैंजन कौन है। विंग चैंग की बात सुनता है लेकिन अभी कुछ नहीं बोलता। वो फिर उठ के खड़ा होता है और बोलता है चैंग मुझे पहले वांग जी से मिलना है, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वांग जी कहाँ पे है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या वो ठीक है। चैंग जो कि अभी कुछ नहीं बोलता। विंग को नहीं बता सकता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है, क्योंकि विंग डॉक्टर की पहले ही बात सुन के बेहोश हो गया था और ऐसे में अगर डॉक्टर की अब की कही हुई बात उसने बताई तो कहीं विंग फिर से बेहोश ना हो जाए। वो इसी वजह से कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। विंग फिर चैंग के फेस पे देखता है और बोलता है बोलो ना चैंग, वांग जी कैसा है, वो कहाँ पे है।
चैंग फिर विंग की तरफ देखता और बोलता, हाँ वांग जी ठीक है, लेकिन अभी के लिए वो बेहोश है, अभी वो होश में नहीं है, वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगा, फिर तुम उससे मिलना, अभी के लिए तुम रहने दो। विंग फिर नाम में सर हिलाता है और बोलता है, नहीं मुझे वांग जी से मिलना है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, तुम मुझे उसके पास लेके चलो। चैंग फिर विंग की तरफ देखने लग जाता है। वो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन विंग रुकता नहीं। वो फिर उठ के खड़ा होता है और बोलता है, चलो चैंग मुझे वांग जी से मिलना है। वो ऐसा बोल के फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बाहर जाने लगता है। उधर सिचैन और लैन किरण वहीं बाहर बैठे होते हैं, वो भी परेशान होता है। लैन किरण फिर अपना फ़ोन निकालते हैं और बोलते हैं, अब मुझे लैनी को बुलाना ही होगा। वो ऐसा बोल के फिर नंबर डायल करने लगता है। सिचैन ही देखते हैं तो बोलते हैं, डैड ये आप क्या कर रहे हैं। लैन किरण सिचैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर रहा हूँ, अब वो ही तुम्हारे भाई को होश में लाएगी, मुझे पता है। वांग जी अपनी मॉम की बात कभी नहीं टालता, वो अपनी मॉम के कहने पे होश में आ जाएगा। अब लैनी ही उसे होश में ला सकती है, मुझे उसे यहाँ बुलाना ही होगा। तो सिचैन बोलते हैं, पर डैड मॉम अगर यहाँ आई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि उन्हें ये बात बताना ठीक होगा। तो लैन किरण बोलता है, सिचैन हम वैसे भी उससे ये बात ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते, और अगर हमने उससे ज़्यादा देर तक ये बात छुपाई तो वो फिर हमसे नाराज़ हो जाएगी, और ऐसे में मैं ये नहीं चाहता। मैं उसे यहाँ पे बुलाऊंगा क्योंकि उसके आने के बाद ही वांग जी होश में आएगा, मुझे पता है वही वांग जी को होश में ला सकती है। सिचैन अपने डैड की बात सुन के फिर हाँ में सर हिलाता है। लैन किरण फिर अपने फ़ोन से लैनी को कॉल कर देते हैं और वो कॉल करके सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल आ जाए। लैन किरण उन्हें और भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ हॉस्पिटल आने का ही बोलते हैं और फिर कॉल रख देते हैं। वो कॉल रख के फिर सिचैन की तरफ देखते हैं तो सिचैन बोलते हैं, बट डैड मुझे डर लग रहा है क्योंकि आप जानते हो ना मॉम वांग जी से कितना प्यार करती है। तो किरण बोलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वांग जी भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और वो अपनी मॉम की बात मानेगा, वो होश में आ जाएगा। सिचैन भी अपने डैड की बात सुन के फिर कुछ नहीं बोलते। उधर विंग फिर अपने उस बोर्ड से बाहर आता है और इधर बाहर आ जाता है और बोलता है, वांग जी कहाँ पे है चैंग, मुझे उसके पास जाना है। वो फिर ऐसा बोल के आगे आगे आने लगता है। चैंग फिर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, विंग अभी वांग जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर्स उससे मिलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, वो अभी डॉक्टर नहीं मिलने दे रहे वांग जी से, तुम अभी वांग जी से नहीं मिल सकते विंग। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, ऐसे कैसे मैं नहीं मिल सकता, मैं मिल सकता हूँ और मैं मिलूँगा, मुझे वांग जी से मिलना है, मुझे बस वांग जी से मिलना है चैंग, मुझे नहीं पता, मुझे वांग जी से मिलना है। वो ऐसा बोल रहा होता है, वो बहुत ही पैनिक कर रहा होता है। चैंग विंग की ऐसी हालत देख के वो भी बहुत परेशान है, लेकिन उसे समझ भी नहीं आ रहा है वो क्या करे। विंग इतना बोल के फिर फटाफट वहाँ से आने लगता है। वो फिर आईसीयू के पास आ जाता है। वो आईसीयू के पास आके फिर गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन गेट खुलता ही नहीं है। वो काफ़ी कोशिश कर रहा होता है लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा होता है क्योंकि गेट अंदर से अभी भी बंद है, अभी भी वांग जी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया होता है। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, चैंग ये खुल क्यों नहीं रहा है, इसे खोलो, मुझे वांग जी से मिलना है। चैंग फिर विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, विंग मैंने बोला ना अभी डॉक्टर नहीं मिलने दे रहा है, प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम बाद में वांग जी से मिल लेना, अभी के लिए तुम कहीं मत जाओ प्लीज़ विंग, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम अभी तो होश में आए हो। विंग चैंग की बात सुन के फिर उसके फेस पे देखने लग जाता है। तो चैंग बोलता है, हाँ भाई तुम मिल लेना, मैं तुम्हें मिलने दूंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, अभी तुम नहीं मिल सकते, प्लीज़ भाई मेरी बात को समझो। वो ऐसा बोलता है, फिर विंग का हाथ पकड़ के उसे साइड में लाता है और बोलता है, विंग प्लीज़ तुम यहाँ बैठो, हम बाद में वांग जी से मिलेंगे। वो ऐसा बोल के विंग को वहाँ बिठा देता है और ख़ुद पास में बैठ जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन है, वो वांग जी से मिलना चाहता है लेकिन उसे वांग जी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा होता। ऐसे ही 10 मिनट बाद फिर वहाँ पे लैनी आ जाती है। लैनी हॉस्पिटल में पहुँचती है और वो फिर चारों तरफ देखने लगती है। वो फिर आगे आती है तो उसकी नज़र फिर अपने हस्बैंड पे पड़ती है। वो लैन किरण को वहाँ देखती है तो फिर उसके पास आती है और बोलती है, किरण तुमने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में क्यों बुलाया। लैन किरण लैनी की बात सुन के फिर उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, लैनी वो मैं। तो लैनी बोलती है, हाँ बोलो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, यहाँ पे कौन एडमिट है। लैन किरण जी से डर भी लग रहा होता है लेकिन फिर वो लैनी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लैनी वांग जी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुन के लैनी तो पूरा ही शॉक हो जाती है, उसके तो पैरों तले जमी ही खिसक जाता है। वो फिर लैन किरण की तरफ देखती है और बोलती है, क्या। तो लैन किरण बोलता है, हाँ हमारे वांग जी पे किसी ने हमला किया, वो बहुत ही क्रिटिकल हालत में है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अगर उसे 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो हमारा वांग जी कोमा में चला जाएगा। लैन किरण की ये बात सुन के लैनी तो पूरे ही शॉक्ड हो जाती है और वो फिर लैन किरण के
फेस पे ही देख रही होती है, वो बहुत ही शॉक्ड हो रही होती है। तो किरण बोलता है, लैनी तुम अपने बेटे को बोलो ना कि वो होश में आए, तुम ही उसे होश में ला सकती हो, वो तुम्हारी हर बात मानता है, प्लीज़ मेरे बेटे को होश में लाओ लैनी। लैनी किरण की बात सुन रही होती है, लेकिन उन्हें तो अभी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो तो पूरे सदमे में चली गई। उनका बेटा हॉस्पिटल में है, ये सुन के तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गया। किरण फिर लैनी को पकड़ते हैं और बोलते हैं, लैनी तुम मेरी बात सुन रही हो ना। लैनी अब थोड़ा सेंस में आती है और बोलती है, लेकिन मेरे बेटे पे हमला किया किसने? मेरे वांग जी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? मेरे वांग जी की तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है। तो किरण बोलते हैं, मुझे नहीं पता लैनी, अभी के लिए मैं ये सब सोचना भी नहीं चाहता। अभी मेरे लिए कुछ ज़रूरी है तो वो ये है कि मेरा बेटा होश में आ जाए, बस तुम कुछ करो लैनी, तुम अपने बेटे को होश में लाओ। लैनी फिर हाँ में सर हिलाती और बोलती है, कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरे बेटे से मिलना है। वो इतना बोल के फिर किरण की तरफ देखती है, तो किरण फिर बता देते हैं कि वो आईसीयू में है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। किरण की बात सुन के वो बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, मैं अपने बेटे से मिलूंगी। नहीं इतना बोल के फिर आईसीयू के पास जाने लगती है। वो आईसीयू के पास पहुंचती है जब तक आईसीयू का गेट खुल जाता है और वहाँ से फिर एक डॉक्टर सामने आता है। लैनी डॉक्टर को देखती है तो बोलती है, मेरा बेटा कैसा है? मुझे मेरे बेटे से मिलना है। वो डॉक्टर लैनी की तरफ देखता है और बोलता है, आप अपने बेटे को देख सकती हैं, वो अभी भी बेहोश है, वो अभी होश में नहीं आया है। मैंने आपको बोला है 24 घंटे तक आपको वेट करना होगा, अगर 24 घंटे में उसे होश आ गया फिर वो खतरे से बाहर होगा, आप प्लीज़ 24 घंटे तक वेट कीजिए। लैनी डॉक्टर की बात सुनती है, फिर उसी के फेस पे देख रही होती है और बोलती है, ठीक है, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। डॉक्टर फिर हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, ठीक है, आप जा सकती हैं। डॉक्टर की बात सुन के फिर लैनी फिर अंदर चली जाती है। वो अंदर जाके देखती है वांग जी जो कि बेड पे होते हैं और उनके सर पे पट्टी होता है। वो वांग जी को देख के फिर उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाता है। वो वांग जी के बेड के पास जाती है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, बेटे तुम ऐसे क्यों सोए हो? बेटे तुम उठो, देखो तुम्हारी मॉम यहाँ पे आई है, तुम मुझसे बात करो। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। वांग जी उठो, मेरी बात सुनो बेटे, अपनी आंखें खोलो। लैनी वांग जी को देख के बोल रही होती है, लेकिन उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होते हैं। वांग जी जिसका पूरा फेस डल हो गया है, पूरा पीला पड़ चुका है। वांग जी को देख के लैनी को बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है, उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे होते। वो फिर अपना हाथ लेती है और वांग जी के फेस पे ले जाती है और बोलती है, बेटे प्लीज़ उठो ना, तुम अपनी माँ को ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो? प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारे सामने है। प्लीज़ वांग जी अपनी आंखें खोलो, मुझसे बात करो। वो वांग जी को ऐसे टच करके बोल रही होती है। वांग जी जो कि वहाँ पे बेड पे ऐसे पड़े हुए हैं और उनको ऐसा देख के लैनी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। फिर पीछे से किरण भी आ जाते हैं, वो भी वांग जी की तरफ देखते हैं। उन्हें भी वांग जी को देख के बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर लैनी जो कि अब बहुत ज़्यादा ही परेशान होना लग जाती है। किरण फिर अपना हाथ लेते हैं और लैनी के कंधे पर रखते हैं और बोलते हैं, लैनी प्लीज़ खुद को संभालो, अगर तुम ऐसे हो गई तो फिर हम सब का क्या होगा, फिर वांग जी का क्या होगा, प्लीज़ खुद को तुम संभालो। लैनी किरण की बात सुन के फिर उठ के खड़ी होती है और बोलती है, तुम देखो ना, ये मेरी बात नहीं सुन रहा, ये मेरे कहने पे नहीं उठ रहा, ये मेरी हमेशा हर बात मानता है, लेकिन आज मैं इसे बोल रही हूँ अपनी आंखें खोलने को तो ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा। इसे बोलो कि ये उठे, देखो मैं यहाँ पे इसके सामने खड़ी हूँ, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? किरण लैनी को इतना परेशान देख के और उसकी बातें सुन के उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो भी फिर लैनी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, लैनी तुम ऐसे परेशान मत हो, वांग जी होश में आ जाएगा, लेकिन पहले तुम खुद को संभालो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने अपनी हिम्मत के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम यहाँ पे आओगे तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी और वांग जी भी होश में आ जाएगा। तुम खुद को संभालो लैनी। वो ऐसा बोल के फिर लैनी को शांत करा रहा होता है। लैनी जिसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते, वो नॉन स्टॉप रो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद को शांत करती है और हक ब्रेक करते हुए बोलती है, ठीक है, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे मुझे ज़्यादा देर तक परेशान नहीं देखेगा, वो होश में आ जाएगा। किरण
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी है ना, थोड़ा सा परेशान कर रहा है, देखना वो थोड़ी देर से होश में आ जाएगा और होश में आते ही वो मुझसे बात करेगा, क्योंकि तुम लोगों से वो बात नहीं करता ना, वो सिर्फ मुझसे बात करता है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी होश में आएगा। लैनी जो कि अब थोड़ा सा पागलपन जैसी हरकतें करने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई है तो वो है वांग जी। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन सिर्फ वांग जी है। वो अपने पति और अपने दूसरे बेटे सिचेन से भी प्यार करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार तो वो वांग जी से करती है। लैनी की बात सुन के फिर हाँ में सिर हिलाते और बोलते हैं, हाँ मुझे पता है वो होश में आ जाएगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि मुझे पता है तुम जब उससे बात करोगी, तुम उसे उठाओगी तो वो उठेगा। लैनी भी एक छोटी सी स्माइल करती है, बोलती है, हाँ मेरा बेटा उठेगा, तुम देखना किरण, मेरा बेटा उठेगा। वो इतना बोल के फिर वांग जी की तरफ देखती है और फिर अपना हाथ उनके फेस पे ले जाते हुए बोलती है, ठीक है बेटे, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, मुझे पता है तुम थक गए हो, इसलिए तुम आराम करना चाहते हो, ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं सुबह आऊँ ना तो तुम मुझे उठे हुए मिलना चाहिए। मैं सुबह आके तुमसे बात करूँगी, ठीक है, तुम मुझे जवाब देना और तुम मुझे बताना कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है, और फिर देखना मैं उसका क्या असर करती हूँ। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस किसी ने भी तुम पे ये हमला किया ना, मैं उसे जान से मार दूँगी। मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुँचाए और मैं उसे ऐसे ही जाने दूँ, ये तो हो नहीं सकता। मैं उसे खुद सजा दूँगी, बस तुम एक बार अपनी आँखें खोलो, ठीक है। वो ऐसा बोल रही होती है, लेकिन अब उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो फिर अपने आंसुओं को पोंछती है और लैन किरण की तरफ देखते हुए बोलती है, चलो किरण, अब हम यहाँ से चलते हैं, अभी मेरे बेटे को रेस्ट की ज़रूरत है। तुम सुबह आके देखना, मेरा वांग जी उठा हुआ मिलेगा, मुझे पता है मेरा वांग जी सुबह उठ जाएगा। लैनी की बात सुन के थोड़े से हैरान हो जाते हैं। लैनी फिर लैन किरण के हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो मेरे बेटे को डिस्टर्ब मत करो, अभी उसे आराम की ज़रूरत है। वो इतना बोल के फिर लैन किरण का हाथ पकड़ती है और उसे लेके बाहर चले जाती है। उधर बीइंग भी अब वहाँ आ गया होता है। वो भी आईसीयू के बाहर आके खड़ा हो जाता है और वो अंदर जाने की जिद करने लग जाता है, लेकिन चैंग ने उसे पकड़ के रखा होता है, वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। लैनी इधर लैन किरण का हाथ पकड़ के बाहर निकालती है और सिचेन के पास जाते हुए बोलती है, सिचेन, मैंने वांग जी को बोल दिया है, वो सुबह तक होश में आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिचेन अपनी मॉम की बात सुनते हैं तो वो भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। उनकी मॉम जो कि अभी पागलपन जैसी हरकतें कर रही होती है, वो फिर हैरान होकर अपनी मॉम की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो लैनी बोलती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, तुम्हारा भाई होश में आ जाएगा, तुम बस सुबह तक वेट करो, सुबह तक वांग जी होश में होगा, ठीक है। सिचेन जी से कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हाँ में सर हिला देते हैं। जब तक वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और बोलता है, देखिए आप लोग प्लीज़, यहाँ पेशेंट सो रहा है और ऐसे में आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, प्लीज़ अभी के लिए यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे कोई एक ही रुक सकता है, नाइट में पेशेंट के पास सिर्फ एक ही कोई रुकेगा और बाकी के सब लोग यहाँ से चले जाए प्लीज़। लैनी फिर डॉक्टर की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ मुझे पता है कि मेरे बेटे को परेशानी हो रही है, मैं जा रही हूँ, मैं इन सबको लेके जा रही हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मेरे बेटे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। डॉक्टर भी फिर हाँ में सर हिलाता है। तो लैन किरण बोलते हैं, लैनी मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम एक काम करो, तुम सिचेन को लेके घर चले जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। तो सिचेन बोलते हैं, नहीं डैड, आप मॉम को लेके यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ पे वांग जी के पास रुकूंगा। तो किरण बोलते हैं, नहीं तुम अपनी मॉम को लेके जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे। लैनी बोलती है, नहीं, तुम में से कोई यहाँ नहीं रुकेगा, तुम सब चलो, वांग जी को यहाँ पे आराम की ज़रूरत है, वो अभी आराम कर रहा है, वो अभी होश में नहीं है, वो सुबह होश में आएगा, इसलिए हम में से यहाँ पे कोई भी नहीं रुकेगा, हम सब यहाँ से चलेंगे। लैनी की बात सुन के लैन किरण और सिचेन फिर शॉक्ड हो जाते हैं, वो उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। तो लैनी बोलती है, सुना ना तुमने डॉक्टर ने क्या बोला है, वांग जी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए अभी के लिए हम सब चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, हम सुबह आके मिलेंगे, सुबह देखना वांग जी होश में होगा। लैनी ये सारी बातें बोल रही होती है और उनकी बातें सुन के सभी हैरान होते हैं। जब तक वहाँ पे विंग चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, चैंग मुझे वांग जी से मिलना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। तो चैंग बोलता है, लेकिन डॉक्टर तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। विंग बोलता है, मैं जाके रहूँगा, तुमने सुना ना, डॉक्टर ने बोला कि कोई एक जा सकता है, कोई एक यहाँ पे रह सकता है, तो मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं वांग जी के साथ रहूँगा, तुम यहाँ से जाओ। तो चैंग बोलता है, नहीं विंग,
तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, उनकी फैमिली में से कोई रहेगा, तुम फैमिली नहीं हो। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, किसने कहा कि मैं उसकी फैमिली नहीं हूँ, मैं उसकी फैमिली हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा, समझ गए तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ, मुझे मेरे वांग जी के पास जाने दो। विंग जो कि अब फिर से पैनिक होने लग जाता है। चैंग उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा होता है तो विंग बोलता है, मैं यहीं पर रहूँगा चैंग, प्लीज़ तुम जाओ, तुम घर पे जाओ, तुम प्रिंसेस के पास जाओ, प्रिंसेस अकेली होगी, नाइट हो चुकी है, वो अकेले परेशान हो रही होगी, प्लीज़ मेरी बात को मानो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सुबह आ जाना, मैं यहीं पे वांग जी के पास हूँ, प्लीज़। चैंग विंग की बात सुन रहा होता है लेकिन वो इस बात से अग्री नहीं हो रहा होता। वो विंग को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि विंग बहुत ही परेशान है और ऐसे हालात में वो विंग को अकेला कैसे छोड़ सकता है। वो विंग को समझाने की कोशिश करता है लेकिन विंग फिर उसकी बात नहीं मानता है। वो जिद पे अड़ी जाता है कि वो यहाँ पे रुकेगा। चैंग भी फिर हार मान जाता है और बोलता है, ठीक है विंग, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रुकना है तुम रुको। विंग भी फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, चैंग प्लीज़ मेरी बात को बुरा मत मानो, तुम प्लीज़ घर जाओ, प्रिंसेस अकेली है और तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं यहाँ पे ठीक रहूँगा, प्लीज़ मुझे अभी के लिए वांग जी के पास रहने दो, तुम सुबह आ जाना, ठीक है। चैंग विंग की बात सुन के फिर हाँ में सर हिला देता है और फिर वो वहाँ से हट के इधर आ जाता है। वो लैन सिचन और लैनी के पास आके बोलता है, सर मेरे हिसाब से आप सबको यहाँ से जाना ही चाहिए, विंग यहाँ पे रुकेगा। चैंग की बात सुन के फिर सब चैंग की तरफ देखने लग जाते हैं तो सिचन बोलते हैं, पर विंग यहाँ पे कैसे रुक सकता है, वो खुद भी तो अभी होश में आया है। तो चैंग बोलते हैं, वो जिद कर रहा है, वो बोल रहा है कि वो यहीं पे वांग जी के पास ही रुकेगा, वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है। लैनी चैंग की बात सुनती है, फिर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ठीक है वो यहाँ पे रुक सकता है, उसे यहीं पे रहने दो, हम सब यहाँ से जाएंगे, हम सब सुबह आके वांग जी से मिलेंगे, चलो किरण हम यहाँ से चलते हैं। लैनी फिर किरण और सिचन का हाथ पकड़ती है और वो वहाँ से जाने लगती है। उनको वहाँ से जाता हुआ देखता है चैंग, फिर उनकी तरफ देखने के बाद वो फिर विंग की तरफ देखता है, वो विंग को देखता है, विंग तो फिर आईसीयू के अंदर चला जाता है। चैंग भी फिर विंग को वहाँ से आईसीयू के अंदर जाता देख फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है और वो भी फिर घर के लिए निकल जाता है क्योंकि नाइट बहुत हो चुकी है और ऐसे में उसकी बहन अकेली है, उसे उसके पास जाना है, इसीलिए वो फिर घर के लिए चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो ये स्टोरी और ये पार्ट बहुत ही क्रिटिकल हो गया, बिल्कुल वांग जी की हालत की जैसे। वेल धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। और गाइस इस चैप्टर के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, इसमें मैंने गलतियाँ बहुत की होगी क्योंकि ये डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, ये मेरे कभी समझ में नहीं आते। मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती क्योंकि मुझे इनसे बहुत ही चिढ़ है। मुझे डॉक्टर मतलब मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकती, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो भगवान जैसे होते हैं, लेकिन मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मुझे डॉक्टर के नाम पे ही बहुत ही डर लगता है क्योंकि डॉक्टर है ना बात बात पे इंजेक्शन लगाते हैं, इसलिए मैं उनसे बहुत डरती हूँ। तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में कोई गलती की हो तो, क्योंकि मुझे मेडिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।